नमस्कार दोस्तों, बांगड़ कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे स्वागत आपका। मैं चेनाराम मुंदलिया। आज की इस वीडियो में अपन इंटरनेशनल रिलेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हिंद महासागर और भारत इन इंडियन ओशियन एंड इंडिया के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंद महासागर और भारत। हिंद महासागर, पहले हम देखेंगे कि हिंद महासागर का विस्तार क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति अर्थात सामरिक आर्थिक महत्व क्या है उसका, और साथ ही हिंद महासागर एवं महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, उसके बाद में हिंद महासागर का भारत के लिए महत्व है और भारतीय पक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है जो विश्व के 20.3% समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। 47 स्टेट या नेशन जो है जो इसके तट को छूते हैं। पूर्व से पश्चिम में यह ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक और उत्तर से दक्षिण में केप कमोरिन से लेकर अटलांटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है। इसके विस्तार तथा महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा अफ्रीका तक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण आवागमन एवं व्यापार का मार्ग उपलब्ध करवाता है। यानी हिंद महासागर जो है वो पूर्व से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक और दक्षिण में केप कमोरिन से लेकर अटलांटिक महाद्वीप तक फैला हुआ। इसके विस्तार और महत्व का अंदाजा ये है कि ये 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है और साथ ही आवागमन और व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध करवाता है। अब देखिए मैप के अंदर हिंद महासागर की स्थिति और विस्तार दी हुई है। इधर अफ्रीका है और उसके साथ ही ये जो है वो हमारा इंडिया है और इंडिया के बाद में ये इंडियन ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अफ्रीका। इसके बीच के अंदर स्थित है। एक और ये प्रशांत महासागर से इधर से जुड़ता है तो दूसरी ओर अंध महासागर या अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। 19वीं सदी में एक अमेरिकन नौसेना के विशेषज्ञ अल्फ्रेड महान, जिसे भू राजनीतिज्ञ के नाम से भी पुकारा जाता है, इसने कहा था कि जो देश हिंद महासागर को नियंत्रित करेगा, यानी जिस भी शक्ति का या देश का हिंद महासागर पर नियंत्रण होगा वो एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा। ये महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। 21वीं सदी का भाग्य निर्धारण इसी समुद्री सतह पर होगा। महान का ये विचार न केवल ब्रिटेन के लिए अपितु अमेरिका, चीन, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शक्तियों के लिए नौसैनिक और अन्य गतिविधियों के निर्धारण करता आ रहा है। हिंद महासागर का महत्व उसके भौगोलिक स्थिति और संरचना के कारण और भी बढ़ जाता है। ये न केवल जल मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि कच्चे माल का भी प्रमुख स्रोत है। इसका जल मार्ग पूर्व और पश्चिम की जीवन रेखा निर्धारित करता है, जीवन रेखा बनाता है, जिसके बंद होने या विरोधी का प्रभुत्व यदि इस पर स्थापित हो जाता है तो जीवन मरण का मुद्दा पैदा हो जाता है। हिंद महासागर के गर्भ में उत्पन्न कच्चे तेल के भंडार महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण है। विश्व का 37% तेल, 90% रबड़, 70% टीन, 79% सोना, 26% मैग्नीज, 27% क्रोमियम, 10% जिंक और 98% हीरे तथा 60% यूरेनियम के भंडार इस क्षेत्र में पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके समुद्री सतह पर उपलब्ध स्रोतों, विशेष रूप से ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता की भी कमी नहीं है। हिंद महासागर न केवल जल मार्ग और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अपितु सामरिक दृष्टि से लेस द्वीपों और प्रवाल द्वीपों के कारण भी अत्यंत महत्व का इलाका है। इसमें सैकड़ों बड़े और छोटे द्वीपों की उपस्थिति इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। हिंद महासागर यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा ओसेनिया को आपस में जोड़ता है। साथ ही प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को भी जोड़ने के कारण जलमार्ग का सबसे घना जाल तैयार करता है।
संसार के टैंकरों से ढोए जाने वाले खनिज तेल का 57% जो जल परिवहन होता है वो इसी से होता है। हाल ही के वर्षों में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके महत्व में वृद्धि, यानी वहाँ पर जो शोध कार्य किया जा रहा है उसके कारण से हिंद महासागर को और भी महत्व बढ़ गया है। इस कारण इस क्षेत्र में शांति और सहयोग का वातावरण बनाना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना आवश्यक है जिससे सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ के अनुसार महासागर का निर्बाध रूप से उपयोग कर सके। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिंद महासागर के अधिकांश जो तटवर्ती इलाके हैं उन पर ब्रिटेन का कब्जा था और इसी कारण इसे ब्रिटेन की झील के नाम से पुकारा गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन का इन क्षेत्रों से धीरे धीरे कब्जा हटने लगा और 1966 में ब्रिटेन ने सवेज जो नहर है उसके पूर्व स्थित अपने नौसैनिक जो अड्डे स्थापित किए थे उनको समाप्त करने की घोषणा कर दी और उसके बाद ही जब यहाँ शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा होती है तो दूसरी महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इस संबंध में 3 दृष्टिकोण प्रचलित है। नंबर 1, अमेरिका का मानना है कि इस क्षेत्र में ब्रिटेन की जो रिक्तता है उसको भरने का उसने प्रयास किया, जबकि वास्तविक अमेरिका का जो उद्देश्य है वो ये था कि उसका हित उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। विद्वानों का मानना कि ये महासागर महाशक्तियों की रुचि, जो महाशक्तियों की रुचि बढ़ी थी वो एक प्रकार से शीत युद्ध को बढ़ाने वाला था जिससे इस क्षेत्र में शक्ति प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। अमेरिकन विशेषज्ञ किसिंजर और अन्य जो रणनीतिकार वहाँ का थिंक टैंक है उसका मानना था कि सोवियत रूस का इस क्षेत्र में जब दबदबा बढ़ने लगा तो इस कारण भी अमेरिका बेवजह सोवियत विस्तारवाद का भूत खड़ा करके यहाँ प्रतिस्पर्धा करने लगा। यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी तटवर्ती देश के पास में इस इलाके में कोई बड़ी नौसेना नहीं है। इन देशों की अर्थात भारत ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो महाशक्तियों अर्थात बाह्य शक्तियाँ जो इस क्षेत्र में दखल दे रही है उनसे कमजोर असुरक्षित होता है, यानी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वर्तमान में हिंद महासागर विश्व का ऐसा क्षेत्र है जो अस्थिर एवं अशांत है। राजनीतिक हलचल और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र की विशेषता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये क्षेत्र तनाव, संघर्ष, टकराव का केंद्र बन गया है। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए महाशक्तियां विशेषकर अमेरिका, रूस की उपस्थिति यहाँ पर 1966 में जैसे ही ब्रिटेन यहाँ से आउट हुआ उसके बाद में उनकी बढ़ी। हिंद महासागर में अमेरिका की उपस्थिति यद्यपि 1949 से ही जब से उसने साम्यवाद के परिरोधन की नीति अपनाई। 1966 में जब ब्रिटेन यहाँ से हटा तो अमेरिका के साथ में संधि करके अमेरिका को एक महत्वपूर्ण हिंद महासागर का इलाका दिया जिसे डिएगो ग्रासिया के नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पर अमेरिका ने अपना रक्षा उपयोग हेतु विकसित करने के लिए एक सैन्य अड्डा बना लिया। इस द्वीप को अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्रों से लैस करके महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे के रूप में उसने विकसित करके हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया। साथ ही यहाँ पर नाभिकीय एवं रासायनिक अस्त्र भी रखे गए। इसका विस्तार करके अमेरिका एशिया अफ्रीकन देशों पर अपने प्रभुत्व को विस्तार करने लगा। सोवियत संघ ने भी अमेरिका के साथ ही यहाँ पर 1967 से हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बनाई। 20 से 40 जहाज इस क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, परंतु उसने अपना कोई निश्चित सैन्य अड्डा नहीं बनाया। सोवियत संघ अमेरिका के साथ ही चीन ने भी अपनी विस्तारवादी नीति के परिप्रेक्ष्य में लगातार इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहा है। एक तरफ पाक के कराची में गवादर में बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, वहीं कोकोद्वीप एवं श्रीलंका के हबनटोटा में बंदरगाह का निर्माण कर भारत की समुद्रिक घेरेबंदी करने में चाइना लगा हुआ है। वर्तमान के अंदर एक और पाकिस्तान के कराची सिंध वाले इलाके के अंदर नीचे अरब सागर के अंदर वो जो बंदरगाह जो ग्वादर है उसका निर्माण कर रहा है। दूसरी ओर श्रीलंका और कोकोद्वीप के पास में वो हबनटोटा का निर्माण अपने क्षेत्र में लेकर के भारत की जो सागरमाला परियोजना थी उसके मार्फत यानी उसको भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इससे महाशक्तियों की मनमानी कही जाएगी कि वो तटवर्ती देशों के हितों की उपेक्षा करके
उनमें अपने जो निहित स्वार्थ है उसकी पूर्ति के लिए हिंद महासागर के शांत जल को अशांत बनाने में लगी हुई है। ये तटवर्ती देश हैं, वो चाहते हैं कि शांति और सहयोग बना रहे, लेकिन महाशक्तियाँ अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र को अशांत बना करके अशांत बनाने में लगी हुई है। हिंद महासागर और भारत। हिंद महासागर भारत के लिए केंद्रीय महत्व का बिंदु है, क्योंकि हमारी दक्षिण और उसके साथ ही पूर्व और पश्चिम की तीन ओर की सीमाएं जो है प्रायद्वीपीय भारत की, वो हिंद महासागर से लगती है। इस सागर की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभिक काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी है। हिंद महासागर ने भारत के लगभग 1156 द्वीप है, जिनकी सुरक्षा और विकास का दायित्व भारत पर है। इसके अतिरिक्त भारत का 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर एक और हमारे द्वीपीय इलाके इस इलाके में, इसके साथ ही हमारा 98% जो जलमार्ग से होने वाला व्यापार है वो इससे होता है। प्रारंभ से ही भारतीय विदेश नीति अपने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दक्षिण एशिया में बढ़ाए जाने वाले तनाव, हिंद महासागर के सैन्यीकरण का विरोध करने की। लेकिन भारत प्रारंभ से ही अपने विदेश नीति में ये कहता आ रहा है कि दक्षिण एशिया के अंदर महाशक्तियां जो तनाव बढ़ा रही है वो गलत है, और हिंद महासागर का जो सैन्यीकरण किया जा रहा है वो भी गलत है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। भारत की भू राजनीति की स्थिति एवं भू सामरिक महत्ता के दृष्टिगत भी बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अपने वर्चस्व और प्रभाव में वृद्धि करना चाहती है। लेकिन इस एरिया के अंदर महाशक्तियों की बढ़ती हलचल से भारत की चिंता स्वाभाविक है। इस प्रकार की सैन्य गतिविधियों से भारत के राष्ट्रीय हित पर सीधा असर पड़ता है। वस्तुतः भारत के व्यापक राष्ट्रीय तथा सुरक्षात्मक एवं आर्थिक हित इस क्षेत्र के शांत बने रहने पर निर्भर है। ये ना हमारी एक और सुरक्षात्मक दृष्टि से जरूरी है, दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से ये क्षेत्र शांत बना रहे, जब भी हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी। नंबर 1, भारत ये मांग करता है कि हिंद महासागर से भारत तीन ओर से घिरा हुआ है, इसलिए शांत स्तर रहने पर ही उसकी समुद्री सीमाएं सुरक्षित है। पहली बात तो हम इसलिए इस क्षेत्र को शांत घोषित करने पर लगे हुए हैं कि हमारी सीमाएं तीन ओर से इससे लगी हुई है, और ये क्षेत्र जब शांत और स्थिर रहेगा तभी हमारी समुद्र की जो सीमा है वो सुरक्षित रह पाएगी। हिंद महासागर के अनेक द्वीपों जैसे श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आदि में भारत के अधिकांश लोग निवास करते हैं। उनके हितों और अधिकारों की रक्षा जरूरी है, जो इस क्षेत्र के शांत रहने पर ही संभव है। नंबर 3, तेल और अन्य खनिज दोहन की संभावना और मत्स्य आदि से जुड़ी हुई है, अतः इसके लिए इस क्षेत्र का शांत रहना, यानी तेल और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन के लिए, और साथ ही हिंद महासागर में मत्स्य उद्योग का भी भारत के लिए काफ़ी महत्व है, इसलिए इस क्षेत्र का शांत बना रहना भारत के लिए जरूरी है। इन्हीं चिंताओं के कारण भारत हिंद महासागर को राजनीतिक संघर्ष का अड्डा बनने की बजाय शांति का क्षेत्र बनाए जाने का पक्षधर है। भारत के प्रयासों से ये ध्यान रखना, 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का एक विशेष अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने संबंधी घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाता है। यूएन की महासभा द्वारा 1971 में हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित किए जाने का घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। भारत द्वारा बड़े राष्ट्रों से भारत ये आह्वान भी करता है कि वो अपनी सैन्य असैन्य गतिविधियों को इस प्रकार संचालित न करे जिससे कि तटवर्ती देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता खतरे में पड़े। भारत सदैव इस बात का समर्थन करता है कि हिंद महासागर शांति क्षेत्र घोषित किया जाए, यानी इस महासागर का जो एरिया है उसको शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। इस क्षेत्र में नाभिकीय और अन्य अस्त्र शस्त्र न लगाए जाए, कोई भी देश न तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेना और शस्त्र रखे। इन्हीं प्रतिस्थापनाओं से ही हिंद महासागर वास्तव में शांति का क्षेत्र बन सकता है तथा अनेक जो तटवर्ती देश हैं उनके आर्थिक विकास की संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। इसलिए भारत की विदेश नीति यह है कि इस हिंद महासागर के जो है उसके क्षेत्र में महाशक्तियां प्रतिस्पर्धा न करें, इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया जाए और इस क्षेत्र के तटवर्ती देश सहयोग बढ़ाए और अपना विकास करें। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।